नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और आज उन्होंने आगामी जो इस माह के 14 जनवरी से प्रारंभ होने वाली राहुल गांधी की यात्रा है उस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यात्रा का लोगो भी जारी किया और साथ ही जो यात्रा का नारा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा और न्याय का हक मिलने तक, ये नारा उन्होंने इस यात्रा का नारा के रूप में पेश किया है। तो लोगो जारी हुआ, यात्रा का नारा स्लोगन जो है वो भी जारी किया गया। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुख्य रूप से किन किन मुद्दों को उठाया। सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो अभी क्रिमिनल लॉ पास किया गया है उसके संबंध में बात की। उन्होंने कहा कि हम विपक्ष की गैर मौजूदगी में इस बिल को संसद से पास करवाया गया, इस पर उन्होंने चिंता जाहिर की। साथ ही उन्होंने कहा गया कि अप्रत्याशित है कि 146 सांसदों को इस सत्र के दौरान निलंबित किया गया, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मैंने इनडायरेक्टली जो हमेशा से विपक्ष का आरोप रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, उसकी बात उन्होंने की। साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ इनको निलंबित नहीं किया गया बल्कि इनको कलंकित किया गया है। इस पर दोस्तों हम लोग पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, फिर से थोड़ी सी बात कर ली जाए। इनको निलंबित किया गया, ये वाकई गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको पूर्णतः गलत नहीं कहा जा सकता। जब जून के बैठक में स्पष्ट कर दिया गया था कि कोई भी संसद सदस्य संसद के अंदर प्ले कार्ड लेकर नहीं आएगा, तब विपक्ष बार बार ये गलती क्यों दोहरा रही है, पहली बात। दूसरी बात कि वहां पे आप जैसे सीधे सभापति के आसन तक पहुंच जाते हैं। भाई साहब, ये सब काम आप रोड पे कीजिए ना, जो आपको सड़क पे करना चाहिए वो आप संसद भवन में करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि इनका निलंबन वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन गलत नहीं है, क्योंकि आप संसद को सड़क नहीं बना सकते और सड़क को संसद नहीं बना सकते हैं। जो कार्य आप बाहर में पूरी गंभीरता के साथ करते हुए दिखाई देते हैं कि महात्मा गांधी के स्टेचू के पास जाकर के धरना देंगे, चलिए बड़ी अच्छी बात है, आप धरना दीजिए, लेकिन वहां पे फिर से आप एक गलती करते हैं। आपको जो सहानुभूति मिलनी चाहिए वो सहानुभूति आप खुद ही उस पर पानी फेर देते हैं। जब वो वहां पर देश के उपराष्ट्रपति का माखौल उड़ाते हैं, कैरिकेचर करते हैं, उसकी मिमिक्री करते हैं, तो आपके प्रति जो भी सहानुभूति बन रहा होता है वो पूर्णतः खत्म हो जाता है। आइए दोस्तों फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक दूसरी बात क्या की कि सीधे सीधे उन्होंने मोदी पर हमला किया, राजनीतिक हमला किया। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के पास मंदिर जाने का समय है, लक्षद्वीप जाने का समय है, केरल तमिलनाडु जाने का समय है, लेकिन उनके पास में मणिपुर जाने का समय नहीं है। दोस्तों, अगर आप लोग लगातार अगर न्यूज चैनल्स को देखते हो, वहां पे आप आज के तारीख में विपक्ष के किसी भी प्रवक्ता को सुनिए, कोई भी आरोप हो, जैसे कल ईडी के अधिकारियों पर वेस्ट बंगाल में हमला हुआ, आप उसका जवाब नहीं देंगे। आप कहेंगे मणिपुर प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए। हम अगर उलट कर आपसे ये पूछें कि साहब ये मणिपुर में हिंसा कोई पहली बार तो हो नहीं रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी राज्य में किसी भी जिले में हिंसा नहीं होनी चाहिए, और कभी भी मनुष्य की हत्या जो सबसे घटिया चीज है, ये नहीं होनी चाहिए। सब कोई मानता है, सबको इसमें विश्वास करता है, लेकिन क्या मणिपुर में पहली बार ये घटना हो रही है? हिंसात्मक घटना इससे पहले 90 के दशक में भी काफी हुई है। 90 के दशक में दोस्तों आपको याद होगा कि इसी तरह से हिंसा का एक क्रम चालू हुआ, 2 साल तक वहां हिंसा चलती रही। वहां पर उस जमाने में जो गैस सिलेंडर है उसकी कीमत 2000 रुपए पर सिलेंडर तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि पूरा का पूरा ब्लॉकेट था, बाहर से कुछ आ जा नहीं पा रहा था, इतनी घटिया स्थिति थी। क्या उस समय के प्रधानमंत्री गए मणिपुर? उत्तर है नहीं। क्या होम मिनिस्टर गए वहां पे? नहीं। क्या उसके नीचे का कोई जूनियर मिनिस्टर गया? एक जूनियर मिनिस्टर था जो सचिन पायलट के पिताजी थे, राजेश पायलट, वो गए, सुबह गए, शाम में लौट के आ गए। वहां पे उन्होंने किसी से मिलने की कोशिश नहीं की।
इसके विपरीत इस बार क्या हुआ, इस बार सबसे पहले जो गृह मंत्री में जूनियर मिनिस्टर है नित्यानंद राय, वो वहां जाकर 15 दिन वहां पर रहे। उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो वहां पे पहुंचे और वो वहां पे 2-3 दिन तक पड़े रहे। उन्होंने भी स्थिति का जायजा लिया। किसी भी मंत्री, प्रधानमंत्री या किसी अधिकारी के पास में कोई जादू की छड़ी नहीं है। और ऐसी स्थिति में जबकि वहां पे भड़काने वाले तत्वों की संख्या ज्यादा हो। आपको पता है दोस्तों कि मणिपुर का ये जो लफड़ा है जिसको कि प्रचारित किया जा रहा है कि आदिवासियों पर आक्रमण, ऐसा कुछ नहीं है। मैती वहां के मूल निवासी हैं। उनको आरक्षण देने के विरोध में जो म्यांमार से आई हुई जातियां हैं वो उसका विरोध कर रही है और उसके कारण वहां पे हिंसा हो रही है। जो वहां का मूल निवासी जिसका पूरा राज्य था, आप उसको जब कुछ अधिकार देने की बात हो रही तो आपको बड़ा दुख हो रहा है। लेकिन ये हिंसा का तत्कालिक कारण है। इस हिंसा का मुख्य कारण ये है कि वहां पर जब से वहां पे भाजपा सरकार बनी, उन्होंने वहां पर नकेल कसना चालू किया। किसके नकेल कसना उन्होंने चालू किया? जो ड्रग व्यापारी हैं, जो वहां पे पहाड़ों पर अफीम की खेती करते हैं, उसका व्यापार करते हैं। जब इन पर नकेल कसा जाने लगा तब इन लोगों ने ये तरीका अपनाया और वहां पर इन्होंने हिंसा करवाई है। ये तथ्य किसी से छुपा हुआ नहीं है। शुरू में बहुत सारे एनजीओ ने इस मामले में दखल देने की कोशिश की। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी गठित किया था, उस कमेटी ने कहा कि ये एनजीओ इन्वॉल्व है इस तरह के हिंसा में। तो अब दोस्तों ऐसी स्थिति में जबकि वहां की जो छोटी मोटी संस्थाएं हैं जिनका कि प्रभाव है वहां के लोगों पे, जब वो खुद हिंसा में शामिल है, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वहां पे एक दिन में मामला शांत हो जाएगा? इससे इतर एक बात उन्होंने और कही। उन्होंने इसके बाद जो मुख्य बात उन्होंने कहा वो यात्रा के विषय में कहा। उनका मानना है, और ये यात्रा का उन्होंने विस्तार से वर्णन करते हुए कहा कि ये यात्रा सबको पता है मणिपुर के इंफाल से प्रारंभ होगी। इन्होंने क्यों चुना इंफाल को? क्योंकि मणिपुर जल रहा है, इसलिए इन्होंने इंफाल को चुना है कि मैं इंफाल से यात्रा प्रारंभ करूंगा। तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बीच ये संदेश देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार जो है असफल है, सिर्फ मैं ही यहां पर आकर तुम्हें शांति दिलवा सकता हूं। प्रश्न इनसे एक और पूछा जाना चाहिए कि साहब, आप जब नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों से होते हुए इस यात्रा को निकाल रहे हैं, तो आप अरुणाचल प्रदेश को इससे क्यों, अरुणाचल प्रदेश में अपनी यात्रा क्यों नहीं ले जा रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल प्रदेश, लेकिन वहां ये नहीं जा रहे हैं। क्यों? अब भाजपा आरोप लगाती है। भाजपा का कहना यह है कि दरअसल ये इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी और सी जिनपिंग, चीन का जो सी जिनपिंग है, उसके बीच में 2008 में समझौता हुआ था। उसके तहत इन्होंने क्या समझौता किया है ये आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। लेकिन भाजपा का आरोप है कि ये जिस तरह से चीन अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता है, उसी तरह से ये कांग्रेसी भी अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं और ये डरते हैं चीन से, जिसके कारण ये अपनी यात्रा का प्रारंभ अरुणाचल प्रदेश से नहीं कर रहे हैं। ये भाजपा का आरोप है। अब इससे इधर दोस्त थोड़ा राजनीति की बात कर ली जाए। ये यात्रा 110 जिलों से होकर गुजरेगा। भारत के अलग अलग राज्यों के 110 जिलों से होकर गुजरेगा और इन 110 जिलों के अंतर्गत लोकसभा का 100 सीट आता है और इसके अंतर्गत 337 विधानसभा का सीट आता है। इस यात्रा के दौरान 6,700 किलोमीटर की यात्रा की जाएगी। लेकिन ये यात्रा इस बार पद यात्रा नहीं है। जिस तरह से जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो यात्रा पिछली बार राहुल गांधी जी ने किया था, तो उसमें क्या था कि वो पद यात्रा था, तो उसमें वो गाड़ी पर बैठकर कहीं नहीं घूमे। लेकिन इस बार चूंकि दूरी ज्यादा है और कठिन रास्ता भी है, तो इसलिए इन्होंने ये चुना है कि ये सामान्यतः गाड़ी पर बैठकर ये यात्रा की जाएगी और जब ये शहर, रास्ते के बीच में पड़ने वाले शहर कस्बों के बीच जब के नजदीक पहुंचेंगे तो थोड़ी दूर पद यात्रा भी कर ली जाएगी और ये छोटी छोटी सभाओं का आयोजन वहां पे किया जाएगा। और ये लोगों को, जो खड़गे जी कह रहे हैं कि वहां पर ये लोगों को जागृत करेंगे। किस चीज के प्रति जागृत करेंगे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए ये लोगों को जागृत करेंगे। और खड़गे ने यह भी कहा कि इस यात्रा के दौरान सहयोगी दलों के साथ साथ
अन्य जो सामाजिक संस्थाएं हैं, इन सबको मिला करके, इन सबका अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग मांग रहे हैं, इन सबको मिला करके ये सभाएं की जाएंगी और यात्रा के दौरान 6-7 बड़ी रैलियां भी की जाएगी। ये राजनीतिक रैली होगी और इस तरह से जागरण का, जागृति का काम लोगों के बीच करेंगे। ये इनका मुख्य उद्देश्य है। ये सही बात है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव से पहले लोगों तक पहुंचने का ये कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रयास है। और मुझे याद नहीं कि निकट भविष्य में, निकट भविष्य कह रहे हैं कि निकट मैंने पिछले 1-2 दशक में भी, 2 दशक क्या उससे भी ज्यादा दशक में कभी भी कांग्रेस ने लोगों तक पहुंचने का इतना बड़ा प्रयास कभी किया है मुझे याद नहीं। अगर आप लोगों को याद हो तो बताइएगा। ये सबसे बड़ा कांग्रेस का लोगों तक पहुंचने का प्रोग्राम है और मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम में सफलता मिले, क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों कि लोकतंत्र के लिए विपक्ष का सशक्त होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। हाँ, ये अलग, ये साथ में मैं एक लाइन और भी जोड़ूंगा कि सशक्त होना ही जरूरी नहीं, जिम्मेदार होना भी जरूरी है, क्योंकि आप जिम्मेदारी से विपक्ष की भूमिका को निभाइए। दुर्भाग्य है इस देश का कि कांग्रेस, जिसका इतना लंबा इतिहास रहा है, 100 साल पुरानी पार्टी है, और इसके साथ समस्या ये है कि ये कभी भी जिम्मेदार विपक्ष नहीं बन पाया, ये कभी बन ही नहीं पाई जिम्मेदार विपक्ष। इन्होंने अनर्गल चीजों के लिए संसद का सत्र नहीं चलने दिया और कभी भी जो एक होता है ना कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की जरूरत है इस देश को, ये दुर्भाग्य है इस देश का, कांग्रेस कभी नहीं कर पाई। सत्ता में रहते उसने क्या किया तो सबके सामने है, जग जाहिर है, लेकिन कभी वे विपक्ष की भूमिका इस तरह से नहीं निभा पाई। दोस्तों, आप भाजपा के लाख आलोचक हो, वो सबसे लंबे समय तक यहाँ पर विपक्ष में रही है और भाजपा हमेशा ही, उसमें लाख बुराई हो, लेकिन विपक्ष की भूमिका उसने बहुत ही अच्छे ढंग से निभाई थी, जिससे कोई भी आदमी, कोई भी जो राजनीति का थोड़ी बहुत भी समझ रखता है वो इनकार नहीं कर सकता। अब दोस्तों, इस यात्रा से होगा क्या? इस यात्रा से दोस्तों मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इससे भाजपा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और ना ही ये यात्रा भाजपा जहां बहुत ही मजबूत हो उन राज्यों से होकर गुजरने वाला। नाम के लिए उत्तर प्रदेश भी घुसेंगे, मध्य प्रदेश भी घुसेंगे, लेकिन इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये पूरे उत्तर प्रदेश से यात्रा नहीं गुजरेगी, ना ही पूरे मध्य प्रदेश से यात्रा गुजरेगी। पता नहीं कारण क्या है, हालांकि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की कितनी जमीन बची है ये किसी से छुपी हुई नहीं। तो ये यात्रा मुख्य रूप से अगर मैं कहूं तो जहां पे विपक्ष की अभी सरकार है वहां से यात्रा गुजरेगी। क्यों गुजरेगी? एक तो होता है, हर जो पॉलिटिकल पार्टी होता है उसके 2 पोस्चर होते हैं। एक होता है लोगों के बीच में वो क्या कहती है और दूसरा होता है कि वो क्या करना चाहती है, जो कभी बताती नहीं है। दरअसल कांग्रेस का जो वोट बैंक है उस पर आज कौन काबिज है? आप खुद बैठ के सोचिए। जितनी भी विपक्षी दल हैं कांग्रेस को छोड़ करके, या फिर जो क्षेत्रीय पार्टियां, वो सब के सब कांग्रेस के वोट पे ही तो जिंदा है, उन्हीं के वोट के बल पे तो आज फल फूल रही है। तो इस यात्रा के दौरान होगा क्या? अगर मान लीजिए कि यात्रा सफल हो जाती है तो ये जो क्षेत्रीय दलों के पास में अब तक जो ये वोटर हैं जो वोट दिया करते हैं, अगर वो प्रभावित हो गए और वो कांग्रेस को वोट देने लगे तो होगा क्या? भाई भाजपा ने तो एक बार कहा था कि हम नहीं चाहते हैं कि इस देश में क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व हो, वो कहती है, वो कर नहीं पा रही है, लेकिन कांग्रेस कहती नहीं है, लेकिन उसका उद्देश्य यही है, क्योंकि कांग्रेस तभी मजबूत होगी जब क्षेत्रीय दलों के वोट बैंक में कमी आएगी। ये किसी से, यही कारण है कि कांग्रेस के साथ जो भी इंडिया अलायंस के दल हैं वो जाते तो हैं, लेकिन उससे एक दूरी बनाकर रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है। मान लीजिए कि आप वेस्ट बंगाल का उदाहरण लीजिए, भाई वहां पे वामपंथी थे कांग्रेस, फिर ममता दीदी ने अपनी पार्टी बनाई, फिर हुआ क्या? ममता दीदी ने वामपंथी वोटों को तो लिया ही लिया, साथ में जो कांग्रेस का पूरा वोट बैंक था वो अपने साथ कर लिया, इसलिए आज वहां मजबूत है। अब अगर वहां पर ये जाकर के अपना कुछ प्रभाव दिखा पाते हैं तो ये किसके वोट बैंक पे काबिज होंगे? ममता बनर्जी के वोट बैंक पे काबिज होंगे। इसी तरह से अगर बिहार में आप आइए, झारखंड में तो इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, क्योंकि इनके पास पहले से ही यहाँ खत्म है और पिछले चुनाव भी, लोकसभा का चुनाव इन्होंने जेएमएम के साथ गठबंधन में ही लड़ा था। इनकी क्या स्थिति हुई थी सबके सामने है, सबके सामने। अब आप बिहार जाइए
तो बिहार में जो है आप किसका वोट बैंक, आप किसके वोट बैंक पे काबिज होना चाहते हैं? उन्हीं जनता दल के, उन्हीं राष्ट्रीय जनता दल के, नीतीश बाबू के, लालू, आप उसी वोट बैंक पे तो आप काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर गौर से देखिए ये पूरी यात्रा का यही महाराष्ट्र में भी होने वाला है। महाराष्ट्र में भाई वहां पे कांग्रेस 0 पे है अभी, बिहार में तो 1 सीट जीती हुई भी है, लेकिन महाराष्ट्र में तो 0 है। इसीलिए तो उद्धव ठाकरे ताल ठोक रहे हैं कि भाई हम 23 सीट पे लड़ेंगे, 48 में से 23 सीट पे हम लड़ेंगे। अब जो बचा हुआ 25 सीट पे उसमें तुम लोग देख लो अपना। अब वहां शरद पवार भी हैं, अब ये कांग्रेस भी है, पता नहीं ये लोग कितने कितने सीट पे कौन कहां लड़ेगा। लेकिन वहां पे आपके वोट बैंक पे काबिज कौन है? महाराष्ट्र में कांग्रेस के वोट बैंक पे काबिज कौन है? तो वहां पे शरद पवार जो है जब कांग्रेस से टूटकर अलग अलग हुए तो वहां पे कांग्रेस दिनों दिन कमजोर होती चली गई। तो आप क्या चाहते हैं कि जो शरद पवार का वोट बैंक है शिफ्ट होकर आपके तरफ आ जाए, या शरद पवार का अस्तित्व आप खत्म करना चाहते हैं? तो ये सबके सब जो पूरा का पूरा घालमेल है, ये सबसे बड़ा रीच प्रोग्राम है, मास रीच प्रोग्राम है। लोगों तक पहुंचने का कांग्रेस ने इससे बड़ा प्रयास पिछले कुछ दशकों में नहीं किया। इन सबको मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो आप भाजपा को, आप बात करते हैं भाजपा की, लेकिन आप बर्बाद करना चाहते हैं अपने सहयोगी दलों को। ये एक सत्य है दोस्तों। आप खुद भी बैठ करके विश्लेषण कीजिए, किस राज्य में कितना सीट किसके पास में है, किसका वोट बैंक किधर है। जो तेलंगाना में है, तेलंगाना में आपने किसको खत्म किया? वहां के क्षेत्रीय पार्टी को, जो केसीआर थे, केसीआर की जो पार्टी थी टीआरएस, वो वहां का क्षेत्रीय दल था तेलंगाना का, आपने उसको खत्म कर दिया। आप वहां बीजेपी को नहीं हराए। इसी तरह से कर्नाटक में दोस्तों आपको लगता है ऊपर से कि एक राष्ट्रीय दल ने दूसरे राष्ट्रीय दल को हराया, क्योंकि वहां पे इससे पहले भाजपा काबिज थी, आपने उसको हरा करके आप कांग्रेस सत्ता में आई। दोस्तों देखने से ही लगता है, लेकिन वहां खत्म कौन हुआ है? क्या वहां बीजेपी खत्म हुई है? नहीं दोस्तों, उसके 37% वोट बैंक था पहले भी, पिछले चुनाव में भी 37% वोट पा करके वहां सत्ता में थी। उसका 37% आज भी इंटैक्ट है। तो आखिर किसका वोट मिला? कांग्रेस ने किसका वोट, इतनी जो जबरदस्त बहुमत उसको मिला है, तो आखिर किसके वोट से वो इतना मजबूत होकर उभरी? तो वो वहां पे देवगौड़ा साहब की जो पार्टी है जेडीएस, उसको खत्म कर दिया। 6-7% परसेंट पे उसको ला दिया। इस बार जो उनको वोट मिला था विधानसभा 6 या 7% है। मैंने आपने जेडीएस को मिटा दिया। वो कर्नाटक की क्षेत्रीय पार्टी थी। इसीलिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण कर्नाटक या तेलंगाना का जब उनके जो चुनाव परिणाम है उनके आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे तो ये आपके सामने आवेगा। और यही हाल अन्य राज्यों में होने वाला है। आप भूलिए मत कि इससे कुछ इतर या अलग जो है अन्य राज्यों में होगा। उन राज्यों में भी यही स्थिति होने वाली है। और यही कारण है कि कर्नाटक में जेडीएस चुनाव परिणाम आते ही, हमको लगता है सर 10 या 15 दिन बाद ही वो एनडीए के शरण में पहुंच गया। जो देवगौड़ा साहब का बेटा है वो सीधे एनडीए के शरण में पहुंच गया, क्योंकि उसको पता है कि मैं खत्म हो चुका हूं, और अगर यही चलते रहा तो अगले चुनाव में हम 0 पे पहुंच जाएंगे। इसलिए अपने दल का अस्तित्व बचाने के लिए वो एनडीए के शरण में आया है, क्योंकि उसको पता है कि इसके शरण में आकर के हम कुछ अपना वजूद तो कम से कम बचाकर रख सकते हैं, अन्यथा वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों स्थिति थी कर्नाटक की। अब देखिए इस यात्रा के बाद फिर क्या होगा। जो चूंकि अभी लोकसभा का चुनाव तो माथे पे ही है भाई, मुझे लगता है फरवरी में चुनाव तारीखों की घोषणा हो जाएगी, और हर हाल में अप्रैल मई में उसका चुनाव का परिणाम भी आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस दल को क्या मिला, यात्रा का कितना प्रभाव पड़ा। लेकिन एक बात तय है दोस्तों, जैसा कि पिछली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुआ था, मजा बहुत आया था। सोशल मीडिया पर अगर आप जुड़े हुए हैं, पूरी यात्रा के दौरान आपको इतने मीम्स देखने को मिलेंगे, उस यात्रा से जुड़े इतने रोचक प्रसंग आपको देखने को मिलेंगे कि अगर आप राजनीति में यकीन ना भी करते हो, रुचि ना भी लेते हो, तब भी आपको मजा आएगा। इसलिए इंतजार कीजिए 14 तारीख का। 14 जनवरी से यात्रा प्रारंभ हो रही है और 20 मार्च तक, तब तक मैं लोकसभा चुनाव का प्रचार भी अपने पूरे जोरों पे होगा।
तो मजा आएगा, हम लोग भी मजा लेंगे, विश्लेषण भी करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले अंक में, फिर किसी और विषय पे चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।